हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा, आपने रिसेंटली न्यूज़ ये सुना होगा कि यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया एक प्रपोज़ल जहाँ पे वुमेन की मैरिज की एज, मिनिमम एज जो है वो 18 से बढ़ा के 21 करने की बात की गई है। तो ये प्रपोज़ल को क्लियरेंस मिला है। अब इस पे हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये क्या पूरा मुद्दा है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। पहले आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये प्रपोज़ल एक अच्छी बात है या इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? क्योंकि हमको इसको दोनों तरफ से एनालाइज करना है। ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग, वुमेन एम्पावरमेंट के हक में है ये। तो ये जो प्रपोज़ल था कि मिनिमम एज, तो देखिए मैंडेटरी एज रेज नहीं हुई है, आपकी मिनिमम एज रेज हुई है कि जो 18 ईयर्स थी पहले महिलाओं के लिए, उसको 21 साल कर दिया गया है। तो इस प्रपोज़ल को, ये भी प्रपोज़ल है, ओके, याद रखिएगा, अभी प्रपोज़ल है जिसको यूनियन कैबिनेट ने 15 दिसंबर 2021 की हम बात कर रहे हैं जब इसको क्लियर किया है। ऑलमोस्ट एक साल के बाद, जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने एक स्पीच में कहा था कि उनके रिव्यू में है ये चीज़ कि ये इसको इंक्रीज़ करेंगे, इस एज को, मिनिमम एज को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो प्रिंट मीडिया में भी आपको ये न्यूज़ मिलेगी, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है इस प्रपोज़ल को। अब कैबिनेट के अप्रूवल के साथ साथ क्या होगा, आगे वाला प्रोसेस कैसे होगा कि जो गवर्नमेंट है वो एक अमेंडमेंट करेगी, किसमें, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली आपको कुछ और अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी स्पेशल मैरिज एक्ट में, कुछ पर्सनल लॉज में, सच एज हिंदू मैरिज एक्ट। तो कुछ जगह आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं उनमें आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी सिर्फ ये एक प्रपोज़ल है जो क्लियर किया है, जो खुद में एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो अलग अलग जगह इंट्रोड्यूस की जाएंगी। अब इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड क्या है कि अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस तरह के प्रपोज़ल को मेंशन किया था। और ये प्रपोज़ल हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसके रिकमेंडेशन पे था। दिसंबर 2020 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरह का स्टेप हमको लेना चाहिए और जो भी मैटर्स हैं, चाहे वो मदरहुड को लेकर हो गए और आपका, अगर हम या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को अगर कम करना चाहते हैं, यानी बर्थ देने के टाइम कई बार बहुत मदर्स की डेथ हो जाती है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाहते हैं, न्यूट्रिशनल लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, रिलेटेड इश्यूज़, उस प्रपोज़ल में नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझिए कि ये स्टेप जो लिया जा रहा है ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, क्योंकि कई बार लोग सोचेंगे कि जल्दी शादी हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, एक्सप्लोजन हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। सो दिस स्टेप इज़ नॉट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोलिंग। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास रिसेंट डेटा है। यहाँ पे हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं? NFHS का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जहाँ पे ऑलरेडी हमने ये, इस सर्वे में हमने देखा है कि हमारे देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है, वो कम हुआ है, और हमारी जो पॉपुलेशन है देश की वो ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है, तो ऐसा एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो फिर इस स्टेप के पीछे आइडिया क्या है? इस स्टेप के पीछे क्लियर आइडिया है वुमेन एम्पावरमेंट का, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का, वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ होते हुए फर्टिलिटी रेट को हम और डिक्रीज़ तो नहीं करना चाहेंगे, तो उसके पीछे हमारा ये इंटेंशन तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया ने अपना टोटल फर्टिलिटी रेट जो सर्वे में आया सामने, जो हमारे पास डेटा है 2.0, पहली बार ऐसा हुआ है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट का 2.1 का, यानी 2.1 का तो हमको चाहिए, ये ज़रूरी है, रिप्लेसमेंट लेवल है, उससे भी कम हो गया है फर्टिलिटी रेट। इसका ये मतलब है कि आने वाले सालों में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का खतरा नहीं है, राइट। और डेटा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रिवील करता है, जैसे चाइल्ड मैरिज, उसका स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे वो भी कम हुआ है, उसका स्तर भी कम हुआ है, मार्जिनली 27% था
2014 15-16 में, वहाँ से 27% से नीचे मार्जिनली थोड़ा सा नीचे आया, 23% 2019-21 में नोट किया गया है। तो ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये डेटा किस सपोर्ट में है? दैट इंटेंशन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज़ नॉट टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब देखिए, एक टास्क फोर्स बिठाई गई थी जून 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे उन्होंने ये कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, इस तरह की रिकमेंडेशंस दी थी कि लोगों को अवेयर करना है, इस तरह के कैंपेन्स चलाने हैं, सोशल एक्सेप्टेंस जो है इस तरह के डिसीजंस का सोसाइटी भी करे। अगर इस तरह की कोई चीज़ें लागू होती हैं तो सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करे। और डेफिनेटली इससे अगर आप स्कूल में अवेयरनेस इंक्रीज़ करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज़ में, तो इस चीज़ को ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेप्टेंस जल्दी मिलेगी। अब जो ये कमेटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिकमेंड की थी कि सेक्स एजुकेशन को फॉर्मलाइज करना चाहिए, स्कूल करिकुलम में उसको ऐड करना चाहिए। अब जब एज इंक्रीज़ हो गई है 18 to 21 की हम बात करें, तो यहाँ पे जो महिलाएं जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, काफ़ी आपकी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स आती हैं, लेकिन गाँव में जब फार फ्लंग एरियाज़ में जो टीम्स हैं गवर्नमेंट की या जो भी NGOs हैं इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, तो लोग महिलाएं कई बार नहीं भी आते कि 18 साल से ऊपर है, अब इनके शादी कर देना है, तो ये ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की करके क्या करेंगी, है ना। लेकिन अब अगर इंक्रीज़ होगा तो ग्राउंड पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। हम और महिलाओं को पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स के लिए ट्रेन कर पाएंगे, स्किल्स सेट्स जो हैं उनके इम्प्रूव कर पाएंगे, बिजनेस ट्रेनिंग्स, लाइवलीहुड, रोज़गार वो अपना अच्छे से चला पाएँ, उनके एनहांसमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए वो इम्पार्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अगर मैरिजेबल, ये मतलब रिकमेंडेशन इस कमेटी ने पहले दी थी कि अगर मैरिजेबल एज इंक्रीज़ होती है तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। तो फाइनली ये प्रपोजल क्लियर हुआ है। तो इन सब चीज़ों में ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जो रिकमेंडेशन में थे, कि अब इन सब के बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। अभी तक का एग्जिस्टिंग प्रोविज़न क्या था? सेक्शन 5(3) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये बोलता है 18 ईयर्स मिनिमम एज है लड़की के लिए शादी करने के लिए, मैरिजेबल एज, और दूल्हे के लिए 21। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक डिस्पैरिटी नज़र आती है कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21, है ना। तो ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है हमारा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यहाँ पे भी 18-21 ईयर्स जो है मिनिमम एज मैरिज के लिए दी गई है, वुमेन और मेन के लिए रिस्पेक्टिवली। तभी मैंने आपको कहा कि अभी ये प्रपोजल है, अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ सब जगह हमको अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करनी होंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ने ये अडॉप्ट किया था कि जो भी पार्टीज़ हैं कोई ना कोई मिनिमम एज शादी की उसको डिसाइड करें। जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं कि स्पेसिफाई करो मिनिमम एज शादी के लिए होनी चाहिए, लीगल एक्सेप्टेंस कोई भी शादी की उसके बिना, दोनों पार्टीज़ के बिना वो नहीं होगी। तो इंडिया ने एक लॉ प्रिस्क्राइब किया मिनिमम एज के लिए जिसको शारदा एक्ट कहते हैं 1929। बाद में यही शारदा एक्ट आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बन के 1929 में सामने आया। तो ये पहला लॉ था जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया गया था कि चाइल्ड मैरिज नहीं की जानी चाहिए, उसको प्रोहिबिशन था। और इसको एक्सटेंड किया गया था पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। क्यों जम्मू कश्मीर? क्योंकि उस टाइम जम्मू कश्मीर आपकी स्टेट थी, तब 370 था और यहाँ पे IPC की जगह आपका RPC रणबीर पेनल कोड चलता था, इसलिए जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं हुआ था, बाकी इंडिया में एक्सटेंडेड था, तब की बात है। इसमें क्या प्रोहिबिट किया गया था? मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो एज ऑफ 15 ईयर्स की चाइल्ड मैरिज, 15 साल से छोटी लड़की की शादी प्रोहिबिटेड थी, नहीं कर सकते थे, और लड़कों के लिए 18 साल से नीचे नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ सबसे पहला लॉ जो क्रिएट किया गया वो ये किया गया। फिर 1978 में इस लॉ में अमेंडमेंट की गई और ये एज को इंक्रीज़ कर दिया गया, मैरिज की एज को लड़कियों के लिए 18 ईयर्स कर दिया गया, लड़कों के लिए 21 ईयर्स कर दिया गया। तो ये पोजीशन अभी तक तो यही थी। नया लॉ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया आपका 2006 में, जिसने CMRA को रिप्लेस किया। तो ये आपका 18 और 21 वाला
सेट हो गया। अब इस लॉ के हिसाब से अगर शादी होनी है एक लड़के और लड़की की, if marriage had occurred between a boy aged 18 to 21 years and a girl below the age of 18 years, it implied an imprisonment up to 15 days along with a fine of 1000 rupees. अब इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर जो सेट रूल है कि लड़की की एज 18 होनी चाहिए, लड़के की एज 21 होनी चाहिए, ऐसा नहीं पाया जाता, लड़के की एज 21 से कम और लड़की की एज 18 से कम होती है तो उनको 15 दिन का जेल होगा और कुछ फाइन होगा 1000 रुपये का। तो इस लॉ के हिसाब से ये पनिशमेंट थी। तो ये अभी तक आपको मैंने एग्जिस्टिंग प्रोविजंस बताए। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स गर्ल्स मैरिज को लेकर क्या क्या हैं। 35% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 35% लड़कियों की फीमेल्स की शादी 21 साल से पहले हो जाती है और कुछ स्टेट्स में ये स्टैटिस्टिक्स और भी ख़राब हैं। उसके बाद अगर आप वेस्ट बंगाल की सिचुएशन देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वर्स्ट, सबसे ख़राब है हर स्टेट में। यहाँ पे मीन मैरिज एज है 20.9। इतने साल में एवरेज आप कह सकते हैं कि सब फीमेल्स की शादी हो जाती है। ऑलमोस्ट 47% फीमेल्स गेटिंग मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21। तो 47% फीमेल्स यहाँ पे 21 से पहले उनकी शादी हो जाती है और इट इज़ इवन वर्स देन बिहार एंड राजस्थान। तो वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स हमको ये दिखाता है कि बिहार और राजस्थान से भी वर्स्ट सिचुएशन है इस केस में। ये स्टेट वाइज आप एवरेज मैरिज एज देख सकते हैं, अपनी स्टेट की यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए JNK में मीन एज 25.6 है, गुड इनफ। पंजाब में 23 है। इंडिया का आपको देखो यहाँ पे 22.3 नज़र में आएगा। और ये परसेंटेज ऑफ फीमेल है बाय एज ऑफ मैरिज की, लेस देन 18 कितने की शादी होती है, 18 से 20 के बीच में कितनी की शादी होती है, ठीक है। तो ये परसेंटेज इंडिया का 33.2 निकल के सामने आता है, 21 प्लस 64.5। तो यहाँ पे राजस्थान का देखिए आप, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है इनको देख सकते हैं, 2018 का स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे आप हर स्टेट का चेक कर सकते हैं। देखिए मीन एज वेस्ट बंगाल की देखिए 20.9 आ रही है, मध्य प्रदेश की 21.4, बिहार की 21.7, राजस्थान 21.7। तो बंगाल की आपको देखिए 20.9 नज़र आएगी। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा डिस्कशन है कि क्या प्रोज हो सकते हैं अगर हमने मैरिजेबल एज इंक्रीज़ कर दिया है। तो ऑब्वियसली लड़कियों के पास ज़्यादा जो प्रेशर था कि 18 में शादी कर देंगे, अब एटलीस्ट उनको 3 साल और मिल जाएंगे। अब घर वाले सोचेंगे चलो कुछ और काम ही कर लें। अब डिलीवरी की भी यहाँ पे बात होती है, क्योंकि हम मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को भी कम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पे जो मदर को चाहिए होती है वो इंक्रीज़ होगी, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिकली, सोशली, हेल्थ जो फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट करता है, वुमेन को इफ़ेक्ट करता है, बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, या पूरी सोसाइटी पे जिसका फ़र्क हमको देखने को मिलता है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। न्यूट्रिशनल लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, और जो महिलाएं ट्रेनिंग्स देना चाहते थे, जो जैसे कमेटी ने रिकमेंड किया था, शायद उनके स्किल सेट इम्प्रूव हों, लाइवलीहुड के लिए, वो अपने रोज़गार के लिए थोड़ा काम करें, तो इन चीज़ों में आपको फ़ायदा नज़र आएगा। एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके शायद कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एज का ये मतलब नहीं है कि मैंडेटरी एज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये 21 प्रिस्क्राइब हो गई है तो अब 21 में ही शादी करनी है। कोई बोले गवर्नमेंट ने तो 21 बोला, तो ये मिनिमम एज है, मैंडेटरी एज नहीं है। तो इसका एक काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। बट ऑल दो पीपल शुड अंडरस्टैंड कैंपेन्स के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, कि ये मिनिमम एज है, मैंडेटरी एज नहीं है। और इस तरह के लॉ को कई बार, बहुत बार कुछ लोग घर से भाग जाते हैं ना, नाबालिग जो होते हैं, तो पेरेंट्स गलत तरीके से लड़के के खिलाफ इस तरह के प्रोविजंस को यूज़ करते हैं। तो अब पहले 18 था और अब 21 हो गया, तो हो सकता है इस प्रोविज़न का मिसयूज़ भी किया जाए। और यहाँ पे एक और एंटिसिपेशन है कि हो सकता है फीमेल इन्फेंटिसाइड इंक्रीज़ हो इससे, क्योंकि हमने फीमेल मैरिज एज इंक्रीज़ कर दी है। और ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे हाई सन प्रेफरेंस है, लोग बेटा चाहते हैं, ज़्यादा गरीबी है, तो यहाँ पे एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड या सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस आपके ज़्यादा होने लग जाए। तो वो तो टाइम ही आने पे बताएगा कि क्या होता है। बट ओवरऑल आई फील इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट।
बाकी ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइल्ड अर्ली या फोर्स्ड मैरिज काम को इम्पैक्ट करती है, एजुकेशन को, ग्लोबल हेल्थ को। इस पे आपको आपके ओपिनियंस होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, शारदा एक्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ विडो मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल मैरिज। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोर्सेज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।